जय हिंद, वेलकम टू बोकारो डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पॉलिटी में 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीएम्बल। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको 2 पार्ट में पढ़े थे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग सीखे थे कि हमारा संविधान कैसे बना था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसके बाद उसमें इलेक्शन हुआ था, उसमें मेंबर चुन के आया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा संविधान बनाया वो लोग। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा कुछ प्रमुख फीचर्स था संविधान का, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल जो हमारे संविधान में है वो कैसा है, उसका मीनिंग क्या है, प्रीएम्बल इसमें क्या बताना चाह रहा है हमको, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, क्योंकि प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रीएम्बल है। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है क्या केवल हमारे ही संविधान में है क्या? तो नहीं, बहुत सारा कंट्री के संविधान में प्रीएम्बल है, जैसे अमेरिका और भी अदर कंट्री है जिसके संविधान में प्रीएम्बल है, और हमारे संविधान में भी प्रीएम्बल है। दूसरी बात कि ये प्रीएम्बल जो लिया गया हमारे संविधान में वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है क्वेश्चन कि प्रीएम्बल हमारा कहाँ से लिया गया? तो टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा चीज कि ये हमारा संविधान का ये फर्स्ट पेज है, तो इसको बोला जाता है इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान का ये पहला पेज है। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसके बावजूद भी उसके साथ साथ प्रीएम्बल भी है। जो ये प्रीएम्बल है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, वो इसको एक पेज में एक्सप्लेन कर देता है। ये हमारा संविधान का ये समरी है। तो इस प्रीएम्बल को हम लोग समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दुनिया का बड़ा संविधान को एक पेज में एक्सप्लेन करता है कि ये संविधान कहना क्या चाह रहा है और किस टाइप का संविधान है हमारा, ये बस एक प्रीएम्बल से पता चल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक थे एनके पाल्केवाला, वो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। वो हमारे प्रीएम्बल के बारे में बोले थे कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। मतलब इसको क्या बोले थे? आइडेंटिटी कार्ड। तो इसको एक और बात क्या बोलते हैं? इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रीएम्बल एडॉप्ट कब किया गया, मतलब हमारा संविधान में इसको एक्सेप्ट कब किया गया प्रीएम्बल को? तो वो प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को ये एडॉप्ट किया जाता है। जिस दिन हमारा जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार होता है, उसी दिन प्रीएम्बल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये एडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया जाता है। दूसरी बात कि प्रीएम्बल को आज तक केवल एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है। हमारा जो ये प्रीएम्बल है उसको केवल एक बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया था? तब 42वां संशोधन 1976 में। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा केवल एक ही बार संशोधन किया गया। उस टाइम में इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था। पहला क्या था? तो सोशलिस्ट, ये जो सोशलिस्ट देख रहे हैं, समाजवादी। दूसरा सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा इंटीग्रिटी, मतलब एकता, हमको एकता बना के रखना। ये 3 वर्ड हमारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया। तो कब? तो 42वां संशोधन में। और एक ही बार प्रीएम्बल का आज तक संशोधन हुआ है। हमारा संविधान का संशोधन टोटल 106 बार हो चुका है। अमेंडमेंट 106 टाइम्स हो चुका है, लेकिन प्रीएम्बल को केवल एक बार संशोधन किया है। कब? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो अमेंडमेंट कब हुआ? सेकेंड अमेंडमेंट 1976 में केवल एक ही बार हमारा संविधान को संशोधन किया गया। एक बार आप देख सकते हैं दोनों तरफ रखे हुए, ये प्रीएम्बल इंग्लिश में दिया हुआ है और ये प्रीएम्बल हमारा हिंदी में दिया हुआ है।
इंग्लिश में हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल का पहला लाइन लिखा है इसी में बोलता है कि जो हमारा संविधान है उसको पावर कहाँ से मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हमारा संविधान को पावर कहाँ से मिलता है। तो हमारा संविधान को पावर हमसे मिलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग संविधान को मान रहे तभी तो संविधान है। अगर हम लोग उसको मानना ही छोड़ देंगे तो संविधान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए संविधान को हमसे पावर मिलता है और सबसे ऊपर हम लोग हैं और हम लोग मान रहे हैं संविधान को, इसीलिए संविधान सबसे स्ट्रांग हो जाता है। और हमारा जो पार्लियामेंट नियम बनाता है वो संविधान के अंदर रह के बनाता है। तो पार्लियामेंट कंप्लीट सोवरेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मन सो बना लेगा। हम बताए थे कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट क्या है कि सोवरेन पार्लियामेंट है, वो हर नियम बना सकता है। लेकिन हमारा पार्लियामेंट क्या है कि हर नियम नहीं बना सकता है, उसको संविधान के अंदर रह के नियम बनाना पड़ेगा, संविधान से बाहर नहीं जा सकता है वो। तो संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? तो हमसे मिलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constituent India into a sovereign। अब जो जो वर्ड लिखा हुआ है वो सबको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ सोवरेन, सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर द टू ऑल इट्स सिटीजन्स। उसके बाद जस्टिस, जस्टिस भी किस चीज का? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी मतलब छूट, छूट किस चीज का? तो थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इससे सब चीज का छूट है। नेक्स्ट इक्वलिटी, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, तो भाईचारा एस्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। उसके दिया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संविधान सभा था, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को इसको डू हियर बाय एडॉप्टेड। 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को हम लोग एडॉप्ट करते हैं इनएच एंड गिव इट आवरसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा संविधान का पार्ट बन जाता है। 26 नवंबर उसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार भी हुआ था। लागू 2 महीना बाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है। तो हम लोग इसमें जितना भी वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड सब दिया हुआ है उसको हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहा है। जैसे फर्स्ट वर्ड दिया है सोवरेन, सोवरेन मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये सोवरेन वर्ड लिया कहां से गया? तो ये लिया गया हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इट इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से लिया हुआ। दूसरी बात कि सोवरेन मतलब होता है जैसे कोई स्टेट है उसको तभी सोवरेन स्टेट बोलेंगे जब वो कोई भी डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमको आर्टिकल 370 हटाना है तो हमको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो जाके हम सोवरेन है। हम लोग 370 हटा देते हैं ना, तो हमको अमेरिका जाके ज्ञान देगा कि तुम हटाओ नहीं हटाओ, हमको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। या फिर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स लेने में, हमको किसी टेरिटरी को लेना है, चाहे कुछ भी करना है, उस हर मामला में हम जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसको बोला जाता है सोवरेन स्टेट। तो हम लोग आज की डेट में क्या है? सोवरेन स्टेट है। हमको 3 तलाक हटाने का मन करेगा 3 तलाक हटा देते हैं। हम लोग आर्टिकल 370 हटाने का मन करता है तो 370 हटा देंगे। किसी से पूछने या फिर परमिशन लेने का हमको जरूरत नहीं है। हम किसी पे न तो डिपेंडेंट है और नहीं तो हम किसी पे डोमिनियन है, मतलब हम पे डोमिनियन स्टेटस का भी टैग नहीं है। हम लोग पूर्णतः से क्या है? इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने में, उसको बोलते हैं सोवरेन स्टेट। और हमारा देश क्या शुरू से सोवरेन है? नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या थे? गुलाम थे। उसके बाद हमको डोमिनियन स्टेटस मिला, उसके बाद हम लोग सोवरेन बने। तो आपको पता होगा डोमिनियन स्टेटस हमको कब मिला था? डोमिनियन स्टेटस हम लोग डोमिनियन स्टेटस कब था? 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक? तो 25 जनवरी 1950 तक हम लोग का स्टेटस था कैसा? तो डोमिनियन। दूसरा आता है सोवरेन हम लोग कब बने? तो 26 जनवरी जब हमारा कानून लागू हो जाता है, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 से लेकर प्रेजेंट आज तक कैसा स्टेटस है हमारा? तो सोवरेन स्टेटस है। हम लोग क्या है? सोवरेन है। उससे पहले क्या था? डोमिनियन। और डोमिनियन से पहले से क्या था? गुलाम, स्लेव थे हम लोग, गुलाम थे ब्रिटिश के अंडर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को वो डोमिनियन स्टेटस दिया, मतलब बोला इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब लोकल गवर्नमेंट हम लोग चला सकते हैं, अपना इंटरनल काम कर सकते हैं, फिर संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा हेड कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिशर्स ही रहेगा।
तो उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और जब तक हमारा कानून बन के लागू नहीं हो जाता है तब तक के लिए हम लोग को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा कानून लागू हो गया तो हम लोग सोवरेन हो गए, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए हर मामला में। उसके बावजूद भी उस समय कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में ब्रिटिश जिस कंट्री को भी गुलाम बनाया था उसका एक समूह था, संगठन था। नेहरू जी क्या बोले कि हम उसका पार्ट बने रहेंगे, उसका मेंबर बने रहेंगे। सबको फिर वही डर लग गया कि जहाँ से हमको आज़ादी मिला है उसी में फिर नेहरू जी डाल रहे हैं। तो फिर नेहरू जी उसको एक्सप्लेन किए कि हम उसका मेंबर बन रहे हैं, जब हमको ऐसा लगेगा कि हमको गुलामी किया जा रहा है तो हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग उसका मेंबर इसलिए बन रहे हैं कि अब हम लोग दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हर नेशंस के साथ क्या करें, मित्रता बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम उसका मेंबर हैं, न कि गुलामी के लिए। गुलामी का रिप्रेजेंट हम लोग आइडियोलॉजी दिमाग से निकाल के दोस्ती के नज़र से हम लोग उसका मेंबर बने रहे। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर हम लोग उस समय से लेकर अभी तक बने हुए हैं। कॉमन वेल्थ का मेंबर हम लोग बने रहे। और क्यों बने, तो हम लोग अपना मित्रता बनाने के लिए, ना कि गुलामी को दिखाने के लिए। और वैसे इस मेंबर में वही लोग था जो कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश के अंडर गुलाम बना था, लेकिन वो गुलामी के मकसद से हम लोग नहीं इसमें थे, हम लोग मित्रता के मकसद से बने रहे और आज भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। ठीक है, तो ये था डोमिनियन स्टेटस। सोवरेन क्या होता है, कहाँ से ये लिया गया, ये पूरा डेफिनेशन था आपका सोवरेन स्टेट का। सोवरेन का मतलब क्या होता है जो प्रीएम्बल में दिया हुआ है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या ना कि ये हमारा संविधान में पहले प्रीएम्बल में नहीं था, इसको ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, तो एडेड बाय कब, तो 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। 42वां संशोधन में ये हमारा प्रीएम्बल में ऐड किया जाता है सोशलिस्ट वर्ड। और सोशलिस्ट वर्ड ऐसा नहीं कि हमारा कभी था ही नहीं, ये हमारा डीपीएसबी कंटेस्ट में था, डीपीएसबी के कंटेस्ट में था। मतलब डीपीएसबी जो है उसमें हमारा समाजवादी कंटेंट दिया हुआ है, हमको कैसा नेशंस हो, समाजवादी नेशन हो, मतलब हर तबका लोग को लेके चलना है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। लेकिन हमको ये प्रीएम्बल में कब ऐड किए, तब 42वां संशोधन 1976 में ये सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में ऐड कर दिए। और देखिए सोशलिस्ट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म, एक को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है ना कि कंप्लीट क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं, इसमें कंप्लीट क्या होगा, नेशनलाइज होगा। मतलब देश में जो भी प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा चीज़ नेशनलाइज होगा, सारा सरकारी होगा, उस हर चीज़ पे सरकारी का कंट्रोल होगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो कंप्लीट नहीं है, हम लोग हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब हमारे यहाँ क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। कैसा होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देंगे और सरकारी का भी। जिस चीज़ को हमको मन करेगा नेशनलाइज करने का, उस चीज़ को हम लोग नेशनलाइज कर देंगे। देखेंगे हमको जो समाजवादी में हर समाज को लेके चलना है, ऐसा ना हो जाए कि केवल एक हाथ में सारा सत्ता चल जाए। सारा क्या होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हाथ में न चल जाए, इसलिए हम लोग सरकारी को भी रखेंगे। और ऐसा ना हो कि हर चीज़ को सरकारी कर दे, इसलिए कुछ चीज़ को हम लोग प्राइवेटाइजेशन में भी दे देंगे कि उसको प्राइवेटाइज भी कर सकता है। तो जैसे हमारा जैसे आज के डेट में न्यूक्लियर रिसर्च पे हर चीज़ सरकारी है, उस पर प्राइवेटाइजेशन को एंट्री नहीं देते हम लोग। बहुत चीज़ें उस समय क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। जैसे बैंक को हो गया, एयरपोर्ट को हो गया, या फिर बहुत सारा चीज़ को नेशनलाइज किया गया था, इसलिए कि हमारा आम जनता को वो चीज़ मिल सके। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ महंगा हो जाता है। जैसे रेलवे, जो प्राइवेट रेल चलता है वो आपको पता ही है कितना महंगा है, और जो भारत सरकार चलाता है वो कितना सस्ता होता है, हर जनता के पास पहुंच सके। और जब हमारा देश बना था तो उस समय कुछ ऐसा तबके लोग थे जिसके पास बहुत ज़्यादा ही ज़मीन उमीन था, और कुछ ऐसा तबके लोग थे जिसके पास कुछ था ही नहीं। तो नेशनलाइज किया गया, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति था उसका छीन के गरीबों में बांटा गया था। क्यों, क्योंकि संपत्ति का बराबर हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़, अगर मान लीजिए जो मेहनत कर रहा है उसको भी जैसे लिबर्टी नहीं देंगे। लिबर्टी मीन्स क्या होता है ना कि छूट,
अब मान लो एक ही क्लास में कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, उसको भी सेम ही सैलरी देंगे तो वो क्यों काम करेगा? उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे हम लोग? छूट देते हैं कि आप जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, कोई 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, कोई 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, सेम सैलरी देंगे तो 12 घंटा क्यों ड्यूटी करेगा? तो 8 ही घंटा ड्यूटी करेगा। तो उस समय लिबर्टी रहता है, छूट रहता है कि आप जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। उसी तरह प्राइवेटाइजेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है उसको हम लोग प्रमोट भी कर देते हैं। हर चीज़ को सरकारी नहीं करते, लेकिन हाँ जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा सरकारी करने का, वहाँ पे सरकार नेशनलाइज कर सकता है और आज भी कर देगा। ठीक है, समाज को लेने के लिए उस समय क्या ना कि समाज में कुछ बुराई था, तो 6 बुराई को खत्म करने के लिए ये चीज किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। वो 6 बुराई क्या क्या है तो लिखिए। पहला आपका पॉवर्टी, दूसरा क्या है अनटचेबिलिटी, तीसरा क्या है डिस्क्रिमिनेशन, चौथा मेल न्यूट्रिशन, पांचवा इनइक्वलिटी और छठा इग्नोरेंस। ये हमारा समाज का 6 बुराई था जिसका खत्म करने का भी लक्ष्य था। जैसे पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, हमारे समाज में उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी था, उसको भी हटाना था, इसलिए हम लोग क्या किए समाजवादी नीति पे गए। ठीक है, दूसरी बात अनटचेबिलिटी, छुआछूत हमारे समाज में उस समय जब हमारा देश बना था तो उस समय इतना ज़्यादा छुआछूत था, इतना ज़्यादा छुआछूत था कि हमारा कानून में ऐड करना पड़ा और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 में इसको ऐड करना पड़ा कि छुआछूत क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है, इसमें आपको जेल होगा। तो छुआछूत को हमारा संविधान में ऐड करना पड़ा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए देश में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है हमारे यहाँ, चाहे वो रेस के लेके, कास्ट के लेके, धर्म पे लेकर, कलर पे लेके, कोई भी भेदभाव ना हो। उस समय हमारे समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, गरीबी का भेदभाव, अमीरी का भेदभाव, जात का भेदभाव, कोई बड़ा कास्ट कोई छोटा कास्ट, ये सब भेदभाव हटाने के लिए भी लाए। मेल न्यूट्रिशन मतलब सभी को, मतलब क्या है ना कि खाना सही मिल सके, कुपोषण का शिकार ना हो जाए। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी, सबको एक समांतर का अधिकार मिलना चाहिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। दूसरा इग्नोरेंस, किसी को छोड़ के नहीं जाना है, सबको लेकर चलना है। ये 6 था जो हमारा समाज में बुराई था, उसको खत्म करने के लिए समाजवादी नीति लाए थे हम लोग, जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट। नेक्स्ट आता है सेकुलर। अब बताइए, सेकुलर भी हमारा ये संविधान में पहले नहीं था, इसको कब ऐड किया गया? तो इसको भी ऐड किया गया कब? तो वही एडेड 42वां संशोधन में, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इससे पहले क्या था कि हमारे संविधान में प्रियम्बल में ये सेकुलर वर्ड एडेड नहीं था। और एक चीज और, सेकुलर मतलब होता क्या बताइए? सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। इस सब देखिए 2-3 टाइप का स्टेट होता है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे धर्म को लेके चलता है, जैसे पाकिस्तान, वो बना ही है धर्म पे। जैसे इस आपको यहाँ पे भी बनाए थे, जैसे ये सोवरेन, तो सोवरेन पाकिस्तान को सोवरेनिटी कब मिलता है आपको पता है? 1956 में जाके पाकिस्तान सोवरेन बनता है। तो पाकिस्तान का जब बात किया जाएगा सोवरेनिटी का, तो ये कब होता है? तो 1956 में जाके ये सोवरेन बनता है। हम लोग सोवरेन कब बन जाते हैं? 1950 में ही। हमारे 6 साल बाद जाके वो सोवरेन का उसको स्टेटस मिलेगा। उससे पहले क्या था? वो डोमिनियन स्टेटस ही था उसके पास। यहाँ पे भी बात करेंगे सेकुलर का। तो सेकुलर में क्या देखेंगे हम लोग कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे यहाँ हर धर्म का सेम इज्जत है, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, सारे धर्म को हम लोग सेम प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो बना ही है धर्म के नाम पे। उसका 1 नेशन 1 रिलीजन है। कौन सा है? तो मुस्लिम्स। तो उसको बोलते हैं, एक होता है एथिस्ट, एक होता है थियोक्रेसी, और एक होता है सेकुलर। एथिस्ट मतलब जो कोई धर्म को मानता ही नहीं है, मतलब धर्म विरोधी बोल सकते हैं। ये किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। ऐसा बहुत सारा कंट्री जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। दूसरा आता है थियोक्रेसी, मतलब 1 रिलीजन, 1 रिलीजन।
स्टेट या फिर कंट्री, यहाँ पे नो रिलीजन, किसी भी धर्म को ये प्रमोट नहीं करता। सेकुलर में क्या होता है ना कि सेकुलर एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हम हर धर्म को समांतर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम एथिस्ट टाइप के भी नहीं है, थियोक्रेसी टाइप के भी नहीं है, हम हर धर्म को सेम इज्जत देंगे, उसको बोलते हैं सेकुलर। तो हमारे संविधान में जो 1976 में ऐड किया गया 42वां संशोधन में, इसमें सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, हमारा स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, हमारा सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग हर धर्म को सेम इज्जत देंगे। और भारत में कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म, सभी को समांतर इज्जत मिलेगा। ये हमारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था 42वां संशोधन में। तो मेन इसका मकसद ये था। उसके बाद आता है आपका कौन, डेमोक्रेटिक। हम लोग क्या पढ़ लिए, सॉवरेन पढ़ लिए, सोशलिस्ट पढ़ लिए, सेकुलर पढ़ लिए। उसका डेमोक्रेटिक क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ ना कि जो सरकार है, जो सरकार बनेगा वो आम जनता ही बनेगा, और सारा पावर किसके हाथ में होगा, आम जनता में होगा। डेमोक्रेसी मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होगा? जहां पे कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, तो उसमें पूरा देश का नागरिक डायरेक्ट वोट करेगा। मतलब डायरेक्ट क्या होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट वोटिंग मतलब 140 करोड़ लोग वोट गिराएगा नियम बनाने के लिए, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में कौन आता है? जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां का पॉपुलेशन कितना ही है? 87 से 90 लाख पॉपुलेशन ही है। हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है ना, तो इसमें भी दो पार्ट है, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल। एक होता है पार्लियामेंट्री। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम लोग जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहां से लिया गया ये? तो ये लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश के संविधान से हम लोग इसको कॉपी किए। प्रेसिडेंशियल में कैसे आता है? उसमें आता है यूएसए, और इसमें हम लोग आते हैं इंडिया। किस में आएगा? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? चुन के आएगा। इसमें दो चीज होता है, एक होता है एक के हाथ में रियल पावर होगा, एक के हाथ में क्या होगा? नॉमिनल पावर होगा। रियल पावर किस में होता है? तो पीएम के पास होता है। नॉमिनल में या तो कहीं पे प्रेसिडेंट होगा, या फिर किंग क्वीन होगा, कोई भी होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है ना, पीएम के पास पूरा पावर होता है इसमें। दूसरी बात कि इसमें जो भी लॉ मेकिंग है, इसमें हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज के चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में। वो लोग क्या करता है? कानून बनाता है। हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो जाके कानून बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य। मतलब रिपब्लिक का सिंपल सा डेफिनेशन ये लिया कहां से गया? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बात कि रिपब्लिक मतलब होता क्या है? मतलब ऐसा स्टेट जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन के थ्रू आएगा और फिक्स टाइम के लिए आएगा। जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है ना कि हेरिडेटरी नहीं होगा, मतलब एक प्रेसिडेंट का बच्चा दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा, उसका बच्चा, ये ऐसा नहीं चलेगा हमारे यहाँ। लेकिन ब्रिटेन में क्या है ना कि हेड ऑफ द स्टेट क्या आता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ भी है, लेकिन मोनार्कियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ क्या है? रिपब्लिक है। मतलब वो चुन के आएगा, इलेक्शन के मेथड से आएगा। भले वो उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, लेकिन आएगा एक इलेक्शन के थ्रू, दूसरी फिक्स टाइम के लिए। तो हमारा प्रेसिडेंट का भी टाइमिंग फिक्स होता है, 5 साल के लिए ही आता है, छठा साल वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या इसका मतलब क्या होता है
द हेड ऑफ द स्टेट इज, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए वो रहेगा, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, गणराज्य। मतलब यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्शन के मेथड से आएगा, ना कि हेरिडेटरी रहेगा, उसको बोलते हैं मोनार्की। राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसको मोनार्कियल बोलते हैं। हम लोग कैसा है तो रिपब्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अब क्या है। हम लोग सोवरेन पढ़ लिए, सोशलिस्ट पढ़ लिए, सेकुलर पढ़ लिए, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब देखते हैं जस्टिस के बारे में, तो जस्टिस देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, जस्टिस। जस्टिस भी तीन, इसमें तीन जस्टिस पढ़ना है। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मतलब हमको न्याय तीनों में मिलना चाहिए। किसी में, सोशली न्याय, मतलब क्या है ना कि सोशल में जैसे हमारा समाज में भी न्याय मिलना चाहिए, जैसे किसी भी तरह का हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, न तो उसके कास्ट को लेकर, न तो उसका कलर को लेकर, जैसे किसी को कलुआ ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये सब के न्याय को लेकर हम लोग को जस्टिस मिला है। और ये जस्टिस लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया फ्रेंच रशियन रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। सामाजिक न्याय, इकोनॉमिकल, मतलब जैसे जो आदमी जितना देर काम कर रहा है उसका सैलरी सेम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस पर हमको सेम सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी भी है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा हमारा संविधान लिबर्टी भी दिया हुआ है। किस चीज़ का लिबर्टी है, मान लो कोई आदमी 10 घंटा काम कर रहा है, एक आदमी 12 घंटा काम कर रहा है, तो वहाँ तो सैलरी सेम नहीं दे सकते हैं ना। तो उस केस में क्या है, उसको छूट है, ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, कोई आदमी खराब काम कर रहा है तो उसको खराब सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ना इसका ये कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सेम काम पे सेम सैलरी मिलना चाहिए। अगर वो ज़्यादा किया तो भले उसको ज़्यादा मिले, लेकिन जब काम सेम किया है तो सेम सैलरी मिलना चाहिए। इस चीज़ का इकोनॉमिकल जस्टिस उसको मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में या फिर पॉलिटिकल प्लेस पे उसको समान इज्जत मिलना चाहिए। मान लो कोई आदमी किसी पोस्ट पे जाना चाह रहा है, पॉलिटिकली उसका आवाज़ मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। मान लो कोई गवर्नर बनना चाह रहा है या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना सकता है, तो उसके फुल पावर है, वो बन सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस भी उसको मिलेगा। यहाँ पे भी सब बराबर है। तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी आप देख लिए। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब छूट। और किस चीज़ का छूट, तो हमारा संविधान में ये लिबर्टी कहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट में ही दिया हुआ है। वही तो लिबर्टी है, छूट। हमको बोलने का छूट है, हमको सोचने का छूट है, हमको किसी चीज़ का एक्सप्रेस करने का छूट है, हमारा वर्शिप का छूट है, किसी भी धर्म को मानने का छूट है। तो ये सारा छूट हमको दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में ही, तो हमको छूट है। लेकिन ये ना क्या है ना कि ये परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट छूट नहीं है। ये कैसा है, तो क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः से छूट नहीं है। जैसे मान लो किसी को छूट दिया है मस्ती करने का, अब 12 बजे रात में दारू पी के पूरा रोड पे चिल्ला रहा है, बाइक का हॉर्न मार रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको टांग के तोड़ा जाएगा। क्योंकि वो पूरी तरह से आप अपना एंजॉय कर रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप दूसरे को डिस्टर्ब कीजिए। मतलब संपूर्ण आपको छूट नहीं है, आपको छूट मिला है, एंजॉय कीजिए, आप दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। हॉर्न बजाए जा रहे हैं 12 बजे रात में, पूरा दारू पी के समाज में घिना रहे हैं, तो वो चीज़ का छूट नहीं है। आपको छूट है, एंजॉय कीजिए, अपना घर के अंदर एंजॉय कीजिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना। तो वही बोला कि ये क्वालिफाइड है, मतलब आपको छूट दिया गया, उसमें भी कंडीशंस हैं। जैसे आपको घूमने का छूट है, आप मोदी जी के घर में घुस जाइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमको मन किया आज आपका घर घूमना है, तो उसका थोड़ा ना आपको छूट है। जैसे आपको कोई ऑक्यूपेशन का छूट है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब आदमी ये बेचना शुरू कर दिया, आप यहाँ दिल्ली से मुंबई आदमी बेच रहे हैं, आप क्या बन गए, आदमी बेचना शुरू कर दिया, कोई गांजा बेच रहा है, तो वो सब चीज़ का छूट नहीं है। उसमें पता है ना कि हर चीज़ का छूट है, लेकिन कंडीशन के साथ। संगठन का छूट है, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं।
जैसे आरएसएस, बजरंग दल, ये सब संगठन है। तो आप बना लिए आईएसएस, आईएसआईएस का संगठन बना लिए, बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो वो सब चीज़ का छूट नहीं है। तो इसमें सब में कंडीशन है कि आपको छूट किस चीज़ का है और कितना छूट है। बोलने का आपको छूट है, आप मोदी जी के माए को गरिया रहे हैं, तो इस चीज़ का छूट थोड़ा ना है। गाली देने का छूट नहीं है आपको, आप बोलने का छूट है, आप क्वेश्चन पूछिए, सवाल कीजिए, ये सब का छूट है। आप मोदी जी के माँ को गरिया रहे हैं, उस चीज़ का छूट नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, लिबर्टी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है, क्वालिफाइड है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। ये जो प्रियम्बल में जो इक्वलिटी दिया है, इसका मतलब है कि हर डायमेंशन में हम लोग का क्या बोलना चाह रहा है संविधान, कि सभी को एक नज़र से देखेगा, कानून के सामने सब बराबर है, और हमारा देश में सबको इक्वलिटी दिया जाएगा, सब हमारे लिए बराबर है। इसका मतलब यही है, इक्वलिटी। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। इसको फ्रेटर्निटी भाईचारा हम लोग को इसलिए ऐड किया गया, इसका दो मकसद है। पहला क्या है, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मीन्स कि हमको इस पे ज्यादा जोर देना है कि डिग्निटी, किसी को हम लोगों को ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी भी केस में। चाहे वो गरीब है तो हमको उसको गरीबी नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो काला है तो उसको हमको कलवा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो मोटा है तो उसको मोटका नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पतला है तो उसको पतरका नहीं बोलना चाहिए। वो सब चीज़ क्या ना, हम सब क्या है ना, इंडिविजुअल डिग्निटी, मतलब उसका क्या, उसका डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे, उसको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए हमको भाईचारा प्रियम्बल में दिया कि हमको भाईचारा बना के रखना है, ब्रदरहुड बना के रखना है। दूसरी बात, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब हमको देश में क्या रखना है, एकता रखना है, और हमको सबको एक, हम सब नेशन में क्या है, एकता बनाए रखेंगे, भाईचारा बनाए रखेंगे। ये था हमारा इतना वर्ड प्रियम्बल का। उसके बाद प्रियम्बल में 3 गो केस भी पढ़ना है। फर्स्ट केस क्या है, देखिए यहाँ पे ये सारा चीज आपका खत्म हो गया। उसके बाद प्रियम्बल पे 3 केस हुआ था। वो केस था किस चीज को लेकर, तो केस था कि ये प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट है या नहीं है। जैसे फर्स्ट केस है बेरुवारी यूनियन केस, उसमें बताया गया था कि प्रियम्बल हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। वही सेकेंड केस आया फिर कौन सा, तो केशवानंद भारती, उसमें बोला गया कि ये प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और थर्ड केस है एलआईसी केस में क्या बोला कि ये पार्ट नहीं है, अभिन्न पार्ट है, मतलब हमारा क्या है ये कि एकदम इंटीग्रल पार्ट है ये हमारा संविधान का। और इसमें क्या बोला गया कि कुछ इसको आप बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं, प्रियम्बल जब पार्ट है तो संशोधन कर सकते हैं। प्रियम्बल आपका खत्म हो गया है। जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा पॉलिटी का, पार्ट 1 से, आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कल आपका मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। जय हिंद।